मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति में आ गया, प्रोडक्शन चालू कर दिया है। जैसे हमने ही आत्मनिर्भर भारत की बात कही और कोविड क्राइसिस ने हमें सिखाया कि हमारी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट पर हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, तो हमने तैयारी की। ऐसी दुनिया में तैयारी कर रही है, दुनिया भी अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो ऐसा ऐसा प्लानिंग कर रही है। ऐसी स्थिति में हमें कंपटीशन में टिकना पड़ेगा। बेस्ट क्वालिटी, एफोर्डेबल मेडिसिन दुनिया को उपलब्ध कराना, तो ये कंपटीशन में भी हम कैसे टिक सके, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये भी हमें ये कॉन्फ्रेंस में विचार विमर्श करेंगे। हमें इंटरनेशनल पार्टनर भी चाहिए कंपटीशन में रहने के लिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी चाहिए। हमें हमारी सप्लाई चेन के संदर्भ में भी सोचना होगा। हम हमारे आईटी के एक्सपर्टाइज, हमारी डिजिटल एक्सपर्टाइज, उसका कैसे अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सके जो हमारा फार्मा सेक्टर को आगे बढ़ाने में उपयोगी हो। फॉर एग्जाम्पल कोविड एक डिजिटल सॉल्यूशन है, लेकिन दुनिया में किसी के पास ऐसा डेटा नहीं है। आज आप एक क्लिक करो तो आपने फर्स्ट शॉट कब लगाया, सेकंड शॉट कब लगाया, आपको सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट मिल जाए, ऐसा डिजिटल सॉल्यूशन नहीं है। और जो डिजिटल सॉल्यूशन हमारे पास है ये हमारी क्षमता है, और इसलिए ये देश में कभी ब्रेन पावर और मैन पावर की कमी नहीं थी, हमारे पास उसको संयोजित करके आगे बढ़े। तो ऐसी कॉन्फ्रेंस हमें उपयोगी होती है कि हम सबको एक संयोजित करके आने वाले दिनों में हमारा फार्मा सेक्टर, हमारा मेडिकल डिवाइस सेक्टर, उसको कैसे आगे बढ़े, क्योंकि मेडिसिन परमानेंट रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। इंडिया की अपनी भी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, क्योंकि हेल्थ सेक्टर एक्सेसिबल हो रहा है, हेल्थ सेक्टर एफोर्डेबल हो रहा है। आज 50 करोड़ लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी दी गई है। सभी कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को हेल्थ सिक्योरिटी दे रही है। नंबर ऑफ टाइप की हेल्थ सिक्योरिटी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अपनी अपनी तरह से दे रहे हैं, मतलब हेल्थ एक्सेस हो रही है और हेल्थ अफोर्डेबल हो रही है। उसको देखते हुए इंडिया का भी कंजप्शन बढ़ रहा है, मार्केट बढ़ रहा है, हमारी भी रिक्वायरमेंट है, उसको भी पूरी करना है, और दुनिया की रिक्वायरमेंट में हमारा हिस्सा कैसे बढ़े, ये भी हमें सुनिश्चित करना है। इसलिए इस टाइप की कॉन्फ्रेंस हमें बहुत उपयोगी होती है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि कॉन्फ्रेंस आने वाले 25 साल का रोडमैप तय करेगी। इंडिया का मेडिकल डिवाइस सेक्टर, इंडिया का फार्मा सेक्टर, उसको कौन सी किस दिशा में आगे ले जाना, किस तरह से आगे ले जाना, जैसे हम फार्मास्यूटिकल वर्ल्ड से आगे बढ़ के और कॉम्पिटिटिव बने और हमारे इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाए, यही इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है। धन्यवाद। ये मैं सुनने में अच्छा लगा कि आपने मतलब फार्मा सेक्टर को आगे ले जाने के लिए बहुत, लेकिन इन्वेस्टमेंट के बारे में तो कुछ तो बताइए। कुछ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, होंगे, आगे क्या होंगे नहीं होंगे, इस चीज के बारे में क्या होंगे। और दूसरी क्वेश्चन है वैक्सीन के बारे में आपने कुछ अभी बताया, उसको क्या बाद में बताएंगे? वैक्सीन का भी बता दूंगा और इन्वेस्टमेंट का भी बता दूंगा। फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़ रहा है, एफडीआई भी बढ़ रहा है। 2020-21 में शायद 11,000 करोड़ रुपए की एफडीआई आई थी और 21-22 में 12,000 करोड़ की एफडीआई आई है, यानी कि
23,000 करोड़ की एवरी आय पिछले 2 साल में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है। पिछले वर्ष में 21-22 20% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा। ये हमारे लिए फार्मा सेक्टर के लिए अच्छी बात है, नेशन के लिए अच्छी बात है। आपने वैक्सीन का कहा, और तो मैं हेल्थ की हर सारी मीटिंग में या तो यहाँ जो वीकली प्रेजेंट के शायद बंद है, हमारे सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी का प्रेजेंटेशन देते थे, इसमें विषय आ ही जाता था, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं चला। लेकिन कोविड वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में भी आज के दिन में हमारी फुल कैपेसिटी माने तो दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंट्री इंडिया है। आज इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक, चाइल्ड केडिला, बायोलॉजिकल इवेंट, सारी कंपनी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। देश में मार्केट ऑर्गेनाइजेशन भी है। 17 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज, 2 कंट्री से अधिक कंट्री हमने एक्सपोर्ट भी किया है और इंक्लूडिंग सपोर्ट मदद भी की है। और आने वाले दिनों में मैं गावी ग्लोबल अलायंस और वैक्सीन इम्यूनाइजेशन बोर्ड, भारत इसका बोर्ड मेंबर है, उसमें भाग लेने के लिए लास्ट वीक जिनेवा गया। सभी कंट्री को मैंने कहा है कि इंडिया का वैक्सीन, और सभी लोगों को उत्सुकता भी है क्योंकि एकदम एफोर्डेबल है, सस्ता है। मैक्सिमम $2 से $3, $3.5 का हमारा वैक्सीन है। बाकी वैक्सीन महंगा है, $20 से भी वो कीमत का है। तो लोग इंडिया को ऑर्डर भी प्लेस कर रहे हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव इंडिया में भी आगे बढ़ रही है और वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग आज इंडिया लाभ है। Sushil from Times of India. So, a major issue concerning pharmaceuticals is our dependence for API on China. बहुत सालों से ये चल रहा है, जब भी whenever there have been global disruptions, तो pharma sector को problem है. During your tenure, you have brought this for PLI scheme, which is very boosted. After 25 years, manufacturing units started. Can you give us some estimate as to how much our import dependence for API on China has reduced, और उसका vision क्या है by in next 25 years or 15 years? How much do we plan to bring it down, the import dependence? Right now, I think more than 80% is war. ग्लोबलाइजेशन के समय में हम 100% इम्पोर्ट बंद कर दे, 100% एक्सपोर्ट बंद कर दे, कोई कंट्री ऐसा नहीं कर पाएगा। आज हम एपीआई का एक्सपोर्ट भी करते हैं, एपीआई का इंपोर्ट भी करते हैं। वैसे ही मेडिकल डिवाइस का एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य था कि क्रिटिकल हमारी जो रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जाम्पल डिफेंस, ये हमारी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है। वो कोई समय आया और समय पे हमें मिला नहीं मिला, किसी के आधार पर हम नहीं रहते। तो मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत के तहत डिफेंस को प्रायोरिटी दी। वैसे इतना ही क्रिटिकल है। सबसे पहली जो पीएलआई स्कीम आना शुरू हुई, उस वक्त हमें फार्मा सेक्टर उस वक्त क्लिक हुआ था, क्योंकि कई ऐसे एपीआई थे तो देश में बनाने की कैपेसिटी नहीं थी, ऐसा नहीं है। आज मैं पढ़ता था सेकेंडरी स्कूल में, उस वक्त हम पढ़ते थे कि पिंपरी में पेनिसिलिन बनाने का सबसे बड़ा प्लांट है, सफर से आपने भी कई लोग पढ़े होंगे। तो पेनिसिलिन हम बनाते ही थे, पेनिसिलिन का एपीआई हम बनाते ही थे। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन हुआ और ये समय में WTO बाद में आया और WTO का मेंबर कंट्री बना, उसने अवधारणा की दुनिया की कि विश्व के लोगों का जीवन धोरण को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि उसको
एफोर्डेबल अपने जीवन जरूरी चीजें सस्ती मिलती चाहिए। तो क्या होना चाहिए? तो फिर भी कॉम्पिटिटिव, दुनिया को कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, और जो सस्ता बना के दुनिया में बेचेगा, लोगों को, ग्राहकों को सस्ता दे, तो लोगों का जीवन थोड़ी अप होगा। ये धारणा से ग्लोबलाइजेशन होगा, और उसका कई कंट्री में एकदम सस्ता बना के दुनिया में डंप करना शुरू, तो इंडिया में भी डंपिंग शुरू हुआ, तो हमारी इंडस्ट्रीज अनवाइबल होने लगी। इसलिए ये हम नहीं बना सकते थे, हमारी क्षमता नहीं थी, हमारा टेक्निकल लोग पावरफुल नहीं थे, ऐसा नहीं था, लेकिन वो कंपटीशन में नहीं टिक पाए। तो फिर सोचा कि क्या करें, ऐसा कैसा एपीआई है, तो ऐसा कुल मिला के 53 एपीआई ऐसा आइडेंटिफाई किया था जो हमें बहुत ज्यादा परसेंटेज में हमारे रिक्वायरमेंट का 90% हमें इम्पोर्ट ही करना पड़ता था, या तो यहाँ प्रोडक्शन नहीं के बराबर था, और ये ना दे तो इंडिया में कभी क्राइसिस हो सकती है। एपीआई ना मिला तो इतनी बड़ी कंट्री पेनिसिलिन का ड्रग हम कहाँ से लाए? तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, ऐसा एपीआई को आइडेंटिफाई करके पीएलआई स्कीम सक्सेसफुली देश में ये चालू हो गया। क्या है वायबिलिटी गैप? तो 20% सभी एपीआई का हमने स्टडी किया कि उसमें इंटरनेशनल मार्केट चलता है, उससे कितना उसके रेट में डिफरेंस है। तो कई में 20% पाया गया, कई में 10% पाया गया, कई में 5% पाया गया, ऐसा ही मेडिकल डिवाइस में था। तो ये जो वायबिलिटी गैप था वो हमने पीएलआई से उसको कंपनसेट किया, तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होना चालू हो गया। तो सारी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट मोदी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि क्रिटिकल रिक्वायरमेंट पर तो हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। पीएलआई 1 है, पीएलआई 2 एपीआई कि हम दुनिया में डोमिनेट करना चाहते हैं, कभी हम एक्सपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं, विदेशी उद्यमन मिलेगा। तो उसके लिए बड़ी कंपनी और छोटी कंपनी दोनों को संयोजित करके हम एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करने के लिए भी पीएलआई 2 स्कीम के माध्यम से 15,000 करोड़ का सपोर्ट, जो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाने में भी सहयोगी हो, और एक पीएलआई 1 जो हमारी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट को पूरा करे। इस दो उद्देश्य से पीएलआई स्कीम को लिया। कितना रिडक्शन हो जाएगा? व्हाट इज द विजन? हमारा लक्ष्य है, कोई स्पेसिफिक कंट्री का नाम तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हम अपेक्षा रखते हैं कि सारी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट उसके ऊपर तो हम किसी के ऊपर डिपेंडेंस रहे ही नहीं, ये हमारा लक्ष्य है। इस दिशा में हमने काम शुरू किया। सर मैं परिवहन कम्युनिटी से एक आईआईटी मद्रास ने रिसर्च किया है एंडोमेथाजीन को लेकर और पैरासीटामोल को लेकर, और उसने कहा है कि एंडोमेथाजीन कोविड में बहुत कारगर है माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट में, और इस रिसर्च को उन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री में भी सबमिट किया है, और साथ में आईसीएमआर को भी दिया है कि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का अगर हिस्सा हो सकता है तो उसको लाया है। ये कुछ करीब फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में 280 मरीजों के आसपास में ट्रायल किया गया और बहुत कारगर पाया गया। क्या इसके बारे में कोई जानकारी भी फिलहाल मौजूद है? अगर है तो क्या इसकी सोच विचार चल रहा है? ये विषय मेरे पास आया था और आईसीएमआर उसको एग्जामिन कर रही है। मैं वो व्यक्तिगत मुझे भी मिले थे, मैंने आईसीएमआर को उसको फॉरवर्ड किया है और उसको मीटिंग भी कराई है। तुलसी जयपुरिया होती है सर तुलसी जयपुरिया CNBC TV 18 से आप अभी इंटरनेशनल मार्केट्स के बारे में बता रहे थे। With the recent lockdown in China and Russia-Ukraine crisis, how critical it has become for API imports right now, because there were news reports saying that a lot of API imports are stuck and it is impacting the manufacturing units here in India. Secondly, Russia के crisis को लेके भी हमारे medical sector पे, especially when it comes to pharmaceuticals, what is the impact? How much we used to export and import via this route? Where are we stuck right now on these two areas, China and Russia, Ukraine? उसमें जब मेडिसिन का विषय है तब तक इंडिया की इंडस्ट्रीज ही इतनी बड़ी है
कि शॉर्ट में उसकी नेगेटिव पॉजिटिव इफेक्ट तुरंत ही नहीं हो जाती। हम दुनिया की स्थिति के सापेक्ष में हमारी रिक्वायरमेंट और हमारी स्थिति का कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते रहते हैं। आज के दिन में हमारे इंडस्ट्रीज पर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं। 32 सर मैं पीयूष इंडिया से सर पहला सवाल मेरा कि आपने जनरिक मेडिसिन की बात की, आपने पेटेंट मेडिसिन की बात की, इसको लेकर फार्मा सेक्टर का क्या प्लानिंग है आगे का? और दूसरा कि जब आपसे मेरी मुलाकात हुई थी कोविड के पहले, तो आपने कहा था कि फार्मा सेक्टर बहुत कुछ कर रहा है और आने वाले भविष्य में हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। क्योंकि के तो बाकी मामलों में तो हो गए, लेकिन कुछ और मामले हैं। अगर बात करूँ मैं चाइना से 80% के आसपास कच्चा माल आता था, अभी क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता रहता है, लेकिन वर्तमान समय में 25% डिक्रीज हुआ है इंपोर्ट डिपेंडेंसी, नॉट ओनली फॉर वन कंट्री बट ऑल ओवर। इंपोर्ट रॉ मटेरियल का मतलब एपीआई और इंटरमीडिएट सबका लेके इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ने से तो कम हुआ। So नमस्कार, so मेरा नाम संजीव अग्रवाल। So दो सवाल है, one is about medical devices. So hello, I'm sorry. Hello, yeah. So medical devices में India is very dependent on the foreign. जैसे किसी का stent चलता है, so you have medical stent, diabetic, and that patient is not affording. We are not talking about Ayushman Yojana and other things, but normal जो मेडिक्लेम में जाते हैं, so people are not affording the stents, और हॉस्पिटल्स उनको इतना चार्ज करते हैं कि वो मेडिकेटेड स्टेंट नहीं लगाते, बाद में उनकी डेथ हो जाती है सर। तो मैंने देखा कि सर जो SSI यूनिट्स थे जो मेडिकल डिवाइसेस में, वी आर स्टिल वेरी फार। और अभी रिसेंटली देयर वाज सम ब्लड ट्रांसप्लांट बाय आर्टेमिस, तो उन्होंने बोला कि सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जर्मनी से मंगा रहे हैं। तो वी आर एज अ कंट्री जो 47 का विजन है, क्या हम लोग उस टाइम पे इम्पोर्ट डिपेंडेंट ही रहेंगे? And so regarding the pharma sector, I have seen in the last 10 years, हिमाचल में सब पूरा जमाना पुराना हो गया। अभी स्टेंट भी इंडिया में बनता है और स्टेंट सस्ता मिले इसलिए स्टेंट की प्राइस क्या है। आज ड्रग्स एल्यूसिन स्टेंट 30,000 से एवं कोई नहीं बेच पाएंगे। और जो मेटल बैरियर स्टेंट है उसका 8,500 रुपये प्राइस फिक्स की गई है, उससे ज़्यादा नहीं बेच पाएंगे। मेन प्लांट की भी प्राइस केप की गई है। सभी कैंसर मेडिसिन बहुत महंगी हुआ था, उसका ट्रेड मार्जिन फिक्स हो चुका है। ये सारी व्यवस्था हमें हेल्थ केयर को एफोर्डेबल बनाती है और उसका अच्छा फायदा अगर कोई भी हार्ट हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ लिखा है कि 30,000 की है और उसका बहुत फायदा है। थैंक यू सर तरुण शर्मा वापिस कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, कितना बड़ा कंसर्न आपको लगता है? और सर बूस्टर डोज में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स भी गवर्नमेंट को नहीं मिल रहा है, उसके लिए क्या कैसे इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, कैसे सब्सिडाइज कर रहे हैं? लेकिन उसमें सही बात यह है कि इंडिया जैसे बिग कंट्री पॉपुलेशन उसमें 97.5% फर्स्ट डोज ले लेना ये भी बड़ी बात है। और ये स्वाभाविक है, जब कोविड चलता हो तो लोग ज़्यादा सेंसिटाइज होते हैं और जब डाउन हो जाता है तो सेंसिटाइजेशन जैसे फर्स्ट वेव के बाद जब वैक्सीन आया तो कोई वैक्सीन लगाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन सेकंड वेव में देखा तो सब लोग एक साथ में लाइन में लग गए। ऐसा होता रहता है, लेकिन अभी इंडिया में तो पब्लिक में अवेयरनेस है, धीरे धीरे वैक्सीनेशन हो रहा है। 60 एबव को भी हो रहा है, 18 एबव को भी हो रहा है। अभी तो सबके लिए अपने अनुकूलता से जहाँ से भी लगाना है वहाँ से लगा सकते हैं। बच्चों में भी अच्छा पहले एबव अभी चालू किया, शायद 60% जैसा फर्स्ट डोज एडमिनिस्टर हो चुका है।
अच्छी तरह से चल रहा है, लेकिन एक बार एक हाइट पर पहुंचने से 97 के बाद मैं कहूँ कि 100% हो जाए तो वो हो, लेकिन इतनी बड़े देश में दुनिया उसकी बहुत प्रशंसा कर रही है और उसका फायदा होगा। रिसर्च के मुताबिक एक बार आपको 2 डोज लग जाने आप 99.38% सिक्योर हो जाते हैं। ऐसा ICMR की स्टडी अच्छी तरह से बताया। और इंडिया के पास इसका डेटा है, इसके आधार पर स्टडी निकालना और ऑथेंटिक स्टडी इंडिया के होश से बाहर है। हमेशा जब दुनिया में कोई स्टडी होता था तो हम कहते थे कि ये स्टडी इंडिया, ये देश, ये कंट्री में ये स्टडी हुई, ये कंट्री में ये स्टडी हुई। अभी ICMR ने इंडिया में स्टडी करी, इसी दुनिया पड़ती है, हमारे लिए अच्छा। सर, इससे रिलेटेड सवाल, बच्चों की वैक्सीन को लेकर कल SEC का मीटिंग हुआ था, उन्होंने 5 to 12 ईयर ओल्ड के लिए भी वैक्सीन का एक रिकमेंडेशन दिया है। कौन सी वैक्सीन है, कब से एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी? बिकॉज स्कूल जो है उनमें स्ट्रेंथ जो है ऑलमोस्ट हाफ हो गई। पेरेंट्स आर स्टॉप सेंडिंग देयर चिल्ड्रन बैक टू स्कूल, सो देयर इज अ कंसर्न बिटवीन 5 to 12 ईयर ओल्ड नाउ दैट SEC हैज टेकन अप द मैटर। आपने देखा होगा सारे देश में कोविड क्राइसिस लगे, हमने जो जो डिसीजन लिया है वो एक्सपर्ट ओपिनियन के आधार पर हम आगे बढ़े। अभी 2 to 5 to 12 ईयर्स के बच्चों के लिए वैक्सीन कॉर्बावेट और 2 कंपनी की दृष्टिकोण से भी कॉर्बावेट और कॉर्बावेट ये सब लोगों ने अप्लाई किया था। एक्सपर्ट कमेटी ने एग्जामिन किया है उसको, ऐसी मुझे भी सूचना मिली है। एक्सपर्ट कमेटी रिप्रेजेंट करेगी DCGI को, DCGI उसके ऊपर डिसीजन करेगी, उसको अप्रूवल मिलेगी। कब से लगनी शुरू हो जाएगी? लगाना कब, वो एक दूसरा कमेटी बैठती है, लेकिन उसको अप्रूव करना है एक बार, क्योंकि इंडिया ये वैक्सीन है, उसमें कई प्रकार का प्रिकॉशन लेना होता है, कई प्रकार की सारी दुनिया WHO उसके ऊपर क्या कहता है, दुनिया में उसका इम्प्लीमेंटेशन किया नहीं किया, इसके आधार पर एक कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन होता है। जब एक हमारे इम्यूनाइजेशन पर इनका ग्रुप है और उसके ऊपर राय देती है, उसके आधार पर हम डिसीजन करते हैं। समय पहले कुछ लिया नहीं समय पहले मुझे तो अवसर मिल जाए आप सब लोगों को मिलने का, मुझे तो ठीक है, लेकिन तो मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि हम विश्व में सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, लेकिन एक तरफ हम विश्व में सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं तो दूसरी तरफ दवाइयों के दाम लगातार बढ़ते दिख रहे हैं। मार्च के महीने में पैरासिटामोल की कीमत जो 300 रुपये प्रति केजी थी वो अब 700 रुपये प्रति केजी है। जो एक बेसिक सवाल है, क्या ये चिंता का विषय नहीं है कि उसका API की प्राइस जब बढ़ती है तो उसकी प्राइस भी बढ़ती है। जैसा एक चीज ट्रांसपोर्टेशन की प्राइस बढ़ती है तो ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांसपोर्ट होने वाला गुड्स की प्राइस बढ़ेगी, गुड्स को सेल करेंगे तो वहाँ प्राइस बढ़ेगी। सर्कल चलता है, साइकिल चलता है। जैसे कई API में इंटरनेशनल मार्केट अब हुआ है तो उसके आधार पर मेडिसिन का थोड़ा सा प्राइस अब होता है, लेकिन कई मेडिसिन ऐसी है जिसकी सीलिंग प्राइस तय की गई। तो पैरासिटामोल के सीलिंग प्राइस में है शायद हमारी 900 से अधिक फॉर्मुलेशन जिसकी प्राइस उसकी सेलिंग प्राइस है, उससे ज़्यादा में नहीं बेच सकते। और आप लोगों ने कभी एक बार न्यूज़ भी निकाला था कि एसेंशियल मेडिसिन की प्राइस सरकार ने बढ़ा दी। एसेंशियल मेडिसिन की प्राइस सरकार नहीं बढ़ाती है, लेकिन उसका एक मैकेनिज्म है। वो जब WPI बढ़ता है तो बढ़ते WPI डाउन जाता है तो एसेंशियल मेडिसिन की प्राइस कई वर्ष में डाउन भी जाती है। जो मार्केट उसका रेट होता है उससे डाउन जाता है। कई बार WPI बढ़ता है तो उसकी प्राइस बढ़ती है प्रति वर्ष, और प्रति वर्ष डाउन भी जाती है। वर्ष में एक बार उसका आकलन होता है, इसलिए उसका प्राइस बढ़ा नहीं,
पैरासीटामोल की मार्केट में एपीआई की प्राइस भी कोई भी हो गई हो, लेकिन उसकी प्राइस मार्केट में WPI के अनुसार ही रहेगी। WPI जैसा मैंने कहा कि इस बार 7, 7, 8, 9, 10% बढ़ा था। मैंने न्यूज़ देखा, मैंने कहा कि अभी मुझे एक बार मीडिया ब्रीफिंग करना होगा। भारत सरकार ने आपने जो कोविड में काम किया, जो वैक्सीन ली है, उसके लिए आप बधाई के पास है। इतना बड़ा काम आपने किया है। मगर सर, हमारे मोदी जी ने अभी गुजरात में आपके आपका जो क्षेत्र है जहाँ से आप आते हैं, वहाँ अनाउंस किया कि हर मेडिकल कॉलेज, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। मगर आप शायद स्वास्थ्य मंत्री, इसलिए प्रश्न है कि अभी राजस्थान में NMC में बहुत सारे बच्चे, 5-10 मेडिकल कॉलेज के बच्चे जो एडमिट हो गए MBBS में और PG में, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। तो एक हंगामा खड़ा हो गया है। इसके बारे में सर आप कुछ बताएंगे सर? उसमें तो NMC का विषय है, लेकिन भी किसी की एक बार मेरिट में आके एडमिशन मिला है तो ये NMC की जिम्मेवारी हो जाती है। कोई की मान्यता, कोई रीति का आई डोंट नो, बट कोई कारण से नहीं सर, आप तो उसको अदर जगह पे रखने की व्यवस्था करते हैं। अंडरग्रेजुएट और PG लगभग 6,000 हो, लेकिन एक बार कोई भी कॉलेज करती हो और सरकार की प्रोसेस से उनका एडमिशन हुआ हो, सरकार उसको दूसरे कॉलेज में व्यवस्था करे। तो इसका समाधान खोजना चाहिए। नहीं, समाधान ही है, हमारी जिम्मेवारी ही है, सवाल नहीं है। सर, जैसे कि रिकमेंडेशन मिली है 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या बच्चों को वैक्सीन देना जरूरी है? ये मैं नहीं कह सकता है, लोग बोल सकते हैं। फिर आप लिखेंगे कि मंत्री जी ने कहा कि वैक्सीन देनी चाहिए, एक्सपर्ट लोग का है, हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। चलिए, धन्यवाद।